Good morning everyone. So welcome to the last day of electromagnetic induction. हम लोगों का लास्ट डे कल ही था वैसे तो, but let us talk about few more things with regards to electromagnetic induction. पहला तो that I want you to understand is that कि we have gone with, हम लोगों ने देखो स्टार्ट कहाँ से किया था. हम लोगों के पास में पहला क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास में यदि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड था, so we have generated current. That means whenever there is a flow of current in the conductor, the electric field, the magnetic field gets induced. So the question that was in front of us, that if there is change in the magnetic field, can we generate current? And we proved that yes, we can generate the current. Second question was कि if we can generate the current, what would be the direction of the current and what would be the magnetic field magnitude of the current? So we found out that the direction of the current was given by Lenz's law and the magnitude was been given by the Faraday's laws of EMI. What was Lenz's law again? It was the law which says that the current in the loop will flow in such a way that it will try to oppose the cause which has produced it. कि एक किसी क्लोज सर्किट में करंट हमेशा ऐसे ही फ्लो करेगा कि ये उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसे इसने पैदा किया है ना. सेकंड फिर हम लोगों ने देखा Faraday's laws of EMI which says E is equals to minus of d phi by dt. That means whenever there is change in magnetic field, area or the angle between them, the EMF supposed to get induced, and because of the EMF the current was there. बिना EMF के करंट आना पॉसिबल नहीं है, तो पहले EMF आएगा फिर आपका क्या आएगा, करंट आएगा. उसके बाद हम लोगों ने चर्चा स्टार्ट की थी रिगार्डिंग द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए. देन हम लोग आए थे सेल्फ इंडक्शन के ऊपर. सेल्फ इंडक्शन क्या था? सेल्फ इंडक्शन वाज अ बेसिक प्रिंसिपल दैट विच टेल्स अस कि जब एक सर्किट में आप करंट फ्लो करवाओगे उसी के कारण उसी सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, दैट इज सेल्फ इंडक्टर. और हम लोगों ने नया एक पैसिव डिवाइस के बारे में अंडरस्टैंडिंग की थी विच इज कॉल्ड एज इंडक्टर. पहला हमारा था रेजिस्टर, दूसरा हमारा था कैपेसिटर और तीसरा हमारा क्या होगा, इंडक्टर. ये तीनों पैसिव कंपोनेंट्स है. पैसिव कंपोनेंट्स का मतलब क्या कि इनके पास में किसी प्रकार का कोई खुद का मतलब एनर्जी सोर्स नहीं है. दे आर यूजिंग द एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू चार्ज देमसेल्फ. दे आर यूजिंग द एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू परसीव देमसेल्फ एज पॉजिटिव और नेगेटिव. This is what the basic understanding about the functions were. Then हम लोगों ने देखा कि energy in the inductor was given as half Li square. Then हम लोग कल लास्ट डे हम लोग बात कर रहे थे about mutual induction. तो mutual induction क्या था? Mutual induction which says that कि जब आप प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट अप्लाई करोगे, ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, एंड बिकॉज ऑफ द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंडरी कॉइल द करंट विल इंड्यूस इन दैट टू. तो हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली थी प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल के बारे में, और हम लोग सोच रहे थे कि हाउ वी गोना यूज अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल्स. तो आज हम लोग देखते हैं कि हाउ we can use that principle of electromagnetic induction or the principles of mutual induction to form a new device, that is what we call as transformer. This is the last topic of the lecture of EMI. Then from Monday we're going to start about alternating current or alternating current. हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा बहुत भली बात ही होगी. I wish you are solving your questions from your booklet or from your material whatever you have, और either MTG और errorless जो भी होगा. अब हमको बात करनी है ट्रांसफॉर्मर के ऊपर. ट्रांसफॉर्मर के बारे में पहले कुछ मैं लिख दूं फिर आपको समझा दूं कि ये जो डिवाइस है, दिस इज द डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक है, this is the device which works on AC. ये कभी भी DC पे काम नहीं करेगा, ये हमेशा AC पर ही काम करेगा. It is used to, और I can write it plays with, खेलता है किसके साथ में, वोल्टेज, और किसी बुक में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. अब ये है क्या, व्हाट इज एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मर एंड हाउ एग्जैक्टली वी गोना यूज इट. तो ट्रांसफॉर्मर का बेसिक मतलब क्या था कि सपोज मैं एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर हूँ. आई हैव अ पावर प्लांट, आइदर इट कुड बी अ थर्मल पावर प्लांट, इट कुड बी अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, और इट कुड बी अ हाइड्रो पावर प्लांट. वट एवर पावर प्लांट आई हैव, आई वॉन्ट टू ट्रांसमिट दैट एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम इन मुंबई. सो मुंबई में मेरे पास में एक पावर प्लांट है जिसका कुछ वोल्टेज होगा, मान लो आप 10,000 किलोवाट्स.
और मुझे उतनी ही एनर्जी आपके गांव अहमदपुर में भेजनी है, आपके शहर में अहमदपुर में भेजनी है। इफ़ आई वांट टू ट्रांसमिट दैट अमाउंट ऑफ लाइन, तो सोचो कि मुंबई से लेकर के अहमदपुर या लातूर तक मैं यदि लाइन बिछाऊं, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 700 किलोमीटर्स। सो उतने लंबा लाइन बिछाते बिछाते क्या हो जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा बिल्कुल। मर क्यों जाऊंगा, देखते हैं। R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, सबको पता है ये तो कि रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड द एरिया। जितना मैं इसका लेंथ को बढ़ाते जाऊंगा, क्या मेरा उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, और जितना मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा उस डिवाइस में उतना ही हीट की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। अबे हीट बढ़ने से जो मेटल है वो मेटल तो पिघल सकता है ना, बिकॉज आई एम विलिंग टू ट्रांसमिट 10,000 किलोवाट्स ऑफ एनर्जी। जो मैं एनर्जी भेजने वाला हूँ वो कितनी है, 10,000 किलोवाट्स। यदि उतना एनर्जी आप भेज रहे हो तो वायर टूट जाएगा आपका। चलो पहला नुकसान तो आपका हुआ कि वायर टूटने वाला, मतलब मेरा नुकसान हुआ कि वायर टूटने वाला है। वायर टूटने वाला है, उसके बाद में व्हेन दैट लाइन विल कैरी दैट मच ऑफ करंट थ्रू द वायर्स, इफ फॉर एग्जांपल कोई मंकी है या कोई वायर कहीं पर टूटता है, किसी के ऊपर गिरता है, तो किसी की फसल, जो खेत है हमारा, खेत में आग लग सकती है, देन कोई इंसान मर सकता है, कोई पशु पक्षी मर सकता है, कोई मंकी मर सकता है, इफ़ वी कनेक्ट द टू लाइंस टुगेदर। तो इतना कुछ लॉसेस मेरे पास में है, नेचर को लॉस हो रहा है, दिस इज द मेजर लॉस। someone's crop has been destroyed, someone's life has been going in vain, even I have my loss कि जितना लेंथ बढ़ा रहा हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये सब रोकने के लिए मैं क्या करूँ, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज द डिवाइस विच इज कॉल्ड एज ट्रांसफार्मर। ये बहुत बेहतरीन डिवाइस है। ये क्या, हाँ इसमें लॉसेस भी हैं, कॉपर लॉसेस है, जो भी लॉसेस है, पर हम लोग जो चर्चा करते हैं वी ओनली टॉक अबाउट द आइडियल कंडीशन। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें एक प्रॉब्लम तो ये है कि जब, और खासियत इसकी क्या है कि जब हमको, मैंने क्या लिखा देखो, इट प्लेस विद वोल्टेज एंड ईएमएफ, जब हमको इतना हाई अमाउंट ऑफ करंट ट्रांसमिट करना था, व्हेन वी आर विलिंग टू ट्रांसमिट दैट मच हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम वन पर्टिकुलर प्लेस टू अनदर पर्टिकुलर प्लेस, उतना करंट ट्रांसमिट, उतना वोल्टेज ट्रांसमिट करने के लिए मैं क्या करता, सोचो क्या करना चाहिए। कहीं पर सोचो कि मैं वोल्टेज की वैल्यू को बहुत कम कर दूं, गिरा दूं एकदम बिल्कुल, बहुत कम करके मैंने करंट को भेज दिया। पावर इज नथिंग बट वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, करेक्ट। इफ मैं वोल्टेज को बहुत कम कर दूं और करंट को भेज दूं, करंट तो जाएगा। आपके घर पे आने से पहले, जस्ट बिफोर इट रीचेस टू योर होम, नियर योर होम ऑन अ स्क्वायर देयर इज एन डिवाइस कॉल्ड एज डीपी, आणि आपण खूप काही वेळा ऐकतोय की डीपी उडाली आज, डीपी ब्लास्ट झाली आज। म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये तर हीच प्रथा आपली आहे की आपण डीपी म्हणतो, डीपी म्हणजे डायरेक्ट पॉवर म्हणतात त्याला ते, पण डीपी म्हणजे काय असतं, नेमकं ट्रान्सफॉर्मर। तुम्ही बघितलं असेल ब्लू कलरचं किंवा ब्लू कलर किंवा ग्रीन कलर, दोन कलर असतात। तर दैट ट्रांसफॉर्मर व्हाट इट विल डू इज इट विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वोल्टेज विच आई हैव रिड्यूस्ड ओवर देयर। जहां पर मैंने वोल्टेज की वैल्यू को कम किया था उसी को एग्जैक्टली अपोजिट करके यहाँ पर वोल्टेज क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा। मतलब मैंने एक जगह पर क्या कर दिया, एक जगह मैंने उसको स्टेप डाउन किया और एक जगह मैंने उसको स्टेप अप कर दिया, बराबर। तो स्टेप डाउन करके ट्रांसमिट कर दिया तो मेरा लॉस भी नहीं, नेचर का लॉस भी नहीं, और घर पे आने से पहले मैंने उसको स्टेप अप कर दिया तो आपको भी पूरा मिल गया, मेरा भी नुकसान नहीं हुआ, नेचर का नुकसान नहीं हुआ, साथ में आपका भी नुकसान नहीं हुआ। So this is what we call as transformer. So transformer is a device which is used, which works on AC. It will never work on DC because mutual induction है, इंडक्टर है मतलब हमको चेंज चाहिए ही चाहिए, और चेंज चाहिए मतलब AC करंट ही हमको चेंज दे सकता है। So it is the device which works on the principle of mutual induction. It is the device which plays with voltage and electromotive force, and it also works on the principle of mutual induction. ये DC पर कभी भी काम नहीं करने वाला है ना। सो ये आपका बेसिक ट्रांसफार्मर हुआ। अभी दिखता कैसे है, इसकी वर्किंग कैसे, धीरे धीरे देखते हैं हम लोग, बट हम लोग आज जो बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर के बारे में होगी। वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो विच विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स विच आर एनकाउंटर्ड इन द पेपर। जो हमारे न्यूमेरिकल्स थे, जो हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं, दैट वी गोना एनकाउंटर इन द अपकमिंग सेशंस, वी कैन यूज दैट। दिखने में यदि इसको आप प्रैक्टिकली देखने के लिए जाओ या लेने के लिए जाओ फिजिकली, तो प्रैक्टिकली ऐसे दिखता है। ऐसे एक कोर होगा, ऐसे डब्बा बना दो पहले, ये एक और डब्बा ऐसे, ओ हो भाई साहब, ऐसे ऐसे और ऐसे ये होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज द कोर, है ना। कोर के ऊपर क्या किया हम लोगों ने, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और ये आपका क्या हो जाएगा, इनपुट।
और ये क्या होगा आपका आउटपुट। दिस इज व्हाट वी कॉल एज ट्रांसफार्मर। आपने देखा होगा सिंबॉलिकली, जब टेक्स्ट बुक में देखने जाओगे तो टेक्स्ट बुक में ऐसा बनता है। दो ट्रांसफार्मर होते हैं, पहला वाला ये, दूसरा वाला सिंपल ऐसा। आपको देखने से लग रहा होगा कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इनपुट इट इज बेसिकली कॉल्ड एज द प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल हमको समझ में आ गई। प्राइमरी कॉइल में हम लोग इनपुट लगाएंगे, सेकेंडरी कॉइल से हम लोग इनपुट को बाहर निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने इनपुट लगाया, ये आपका इनपुट, और इनपुट कैसे लगाना पड़ेगा आपको हमेशा, एसी आपने इनपुट लगाया तो करंट ऐसे चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो यहाँ पे क्या इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, एंड ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अचानक से वो कॉइल 2 पे लिंक्ड होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, करंट जनरेट होना शुरू होगा। तो पहला वाला जो था उसमें गौर से देखोगे तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं NP और ये होता है हमारा NS। NP इज नंबर ऑफ टर्न्स, P स्टैंड्स फॉर प्राइमरी, N is number of turns and S stands for secondary। इसका मतलब ये है कि जब मेरे पास में नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स और नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स में देखूं तो नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इज मोर देन द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स, मतलब ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वी गोना यूज दिस डिवाइस कॉल्ड एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमको एक्स लिखाता है ट्रांस की जगह पर, तो वो आपको नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट इट कंप्लीट ट्रांसफार्मर। ये मैं मेरे लिए लिखता हूँ ताकि समझ में आ जाए मुझे। दिस इज कॉल्ड एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, ये आपका नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स, यहाँ तो ये बढ़ चुका था। सो नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स जब छोटे होंगे नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न से, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वी गोना कॉल दिस एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। So step down transformer is the device which is used to decrease the value of voltage and step up transformer is the device which is used to increase the value of voltage। तो value of voltage को घटाएगा या तो फिर value of voltage को बढ़ाएगा, but it will never play with any amount of current which has been flowing। वो कभी भी करंट के साथ में चर्चा नहीं करेगा, कभी भी करंट को टच नहीं करेगा। इट विल ऑलवेज स्टिक ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स दैट वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और वी हैव टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एंड विद रिगार्ड्स टू दैट वी आर डिफाइनिंग इट कॉल्ड एज ट्रांसफार्मर। कि जहां पर हमारा नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स भी है, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स भी है, प्राइमरी टर्न्स क्या करेगा, सेकेंडरी टर्न्स क्या करेगा, तो वो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। व्हाई? बिकॉज हम लोगों ने क्या किया, देखो गौर से, तो हम लोगों ने करंट जो था, हम लोगों ने करंट अप्लाई किया था प्राइमरी कॉइल के अंदर। वी हैव अप्लाइड द करंट इन द प्राइमरी कॉइल एंड बिकॉज ऑफ द करंट विच इज फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल, अचानक से क्या हुआ, सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ जनरेट होना शुरू हुआ। तो बिकॉज ऑफ दैट बेसिक प्रिंसिपल्स वी से दैट इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। सो बिकॉज इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इसके बीच में कहीं कहीं पर आपको किसी किसी बुक में दिखेगा कपलिंग फैक्टर विच इज कॉल्ड एज के को हम लोग नाम देते हैं कपलिंग फैक्टर। और ये जो कोर बना होता है, दिस कोर इज बीन मेड अप ऑफ आयरन विच इज नथिंग बट सॉफ्ट आयरन। हम लोग इसको सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं ताकि बहुत कड़क ना हो, वाइंडिंग्स ऐसी हो ना, तरह तकलीफ ना हो जाए हमको, ऐसे बनाते हैं। अच्छा सर एक बात बताओ, वाई वी आर वाइंडिंग इट लाइक दिस? बहुत क्लोज वाइंडिंग होती है, लाखों करोड़ों वाइंडिंग होती है एक जगह पर। आपने कभी कॉइल देखी होगी तो किसी कूलर की मोटर देखी होगी, किसी पंखे की मोटर देखी होगी, या किसी टेबल फैन की मोटर देखी होगी, आपको दिखता है कि कॉपर की वाइंडिंग होती है। या जिन्होंने घर में कूलर लगवाया होगा उनको पता है कि वाइंडिंग्स अलग अलग आती है। डैड को पूछना आपने, कॉपर की वाइंडिंग्स आती है, एल्यूमिनियम की वाइंडिंग्स आती है, बट वी प्रिफर टू टेक कॉपर वाइंडिंग, वी डोंट प्रिफर टू टेक एल्यूमिनियम वाइंडिंग। क्यों? बिकॉज एल्यूमिनियम का बहुत जो टेम्परेचर है, उसका मैलिएबल टेम्परेचर जो है, जहाँ पर वो पूरा पिघल जाएगा, वो बहुत कम है। कॉपर जल्दी पिघलता नहीं है, तो कॉपर की वाइंडिंग जो होती है इट इज रोबस्ट एंड इट विल बी देयर फॉर मच मोर अमाउंट ऑफ टाइम। वो बहुत देर तक, काफ़ी समय तक वो वैसे के वैसे रह सकती है। बट इट इज़ नॉट द सेम केस विथ योर
एल्यूमिनियम, तो हम लोग कॉपर वाइंडिंग लेते हैं। सॉफ्ट आयरन क्यों दिया? अच्छा हाँ, हमको सवाल ये था कि सर कॉपर वाइंडिंग लगाने से अच्छा हम लोग ब्लॉक क्यों लगा सकते नहीं है? अरे जब मैं ब्लॉक लगा दूंगा तो सोचो क्या होगा, ब्लॉक लगाने से हर एक एलिमेंट में करंट फ्लो होगा, हर एक एलिमेंट में करंट फ्लो होने से टेम्परेचर की वैल्यू बहुत बढ़ेगी, तो पिघला देगी बिल्कुल इसको, पूरा खत्म कर देगी, बिल्कुल पूरा निपटा देगी पूरा इसको। तो वो देखना ही नहीं हमको, हमको क्या चाहिए कि करंट की वैल्यू कितनी हो रही है, हमारा वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, हम लोग उस पर फोकस करें तो हमको समझ में आएगा कि इट इज़ अ डिवाइस विच इज बीन वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। प्राइमरी टर्म्स हमको पता है, सेकेंडरी टर्म्स हमको पता है, और हमको इसके क्वेश्चन सॉल्व करते आने चाहिए। आप देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। इट विल टेक अनदर 10 मिनट्स टू डिस्कस दिस एंड देन वी आर डन विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड देन वी गोना स्टार्ट ऑन मंडे, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। एंड रिमेंबर दैट अल्टरनेटिंग करंट और ईएमआई के क्वेश्चंस आते ही हैं। It has been there. The questions of alternating current and the questions of EMI is gonna be there in your book. It is there already. पेपर में देखोगे, कहीं पर भी देखोगे तो क्वेश्चन देखने आपको मिलेगा ही मिलेगा कि how we gonna use that. चलो अब देखते क्या किया। अब हमने लिया पहले एक प्राइमरी कॉइल। अभी मैं प्राइमरी सेकेंडरी में कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, मुझे इसका ईएमएफ निकालना था, दिस इज ई आउट, मुझे इसका ईएमएफ चाहिए था, आउटपुट ईएमएफ, और ये आपका क्या होगा, इनपुट ईएमएफ। जहां आपने इनपुट ईएमएफ लगाया वहां पर करंट फ्लो होगा आई इन, और यहाँ करंट फ्लो होगा आई एस। मैं काम करता हूँ, इसको मैं आई पी आई एस कर देता हूँ, इसको मैं ई पी और इसको मैं ई एस कर देता हूँ। छोटे हो गए के लिखे हुए, थोड़ा बड़ा कर देते ना। दिस इज ई पी, this is IP, this is IS and this is ES. EP मतलब प्राइमरी वोल्टेज, ES मतलब सेकेंडरी वोल्टेज, IP मतलब प्राइमरी करंट और IS मतलब सेकेंडरी करंट। अच्छा भाई, वाह रे भाई, बढ़िया रे भाई। अच्छा अब एक बात बताओ, फ्लक्स इन सेकेंडरी इज बिकॉज ऑफ करंट इन प्राइमरी, है कि नहीं है? सेकेंडरी में जो फ्लक्स आएगा वो क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ द करंट इन प्राइमरी। So flux in secondary is K times of current in primary। ये तो हमको समझ में आ चुका था, और K को हम लोग ने M कल नाम दिया था, which is called as mutual induction। अच्छा, हमको ये बात पता थी कि जितना मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाऊंगा, जितने हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे या कम करेंगे, उतना ही आपका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो भी बढ़ेगा या घटेगा, है ना? तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं, ये यदि इसका नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इज एनपी, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स इज एनएस, सो आई कैन राइट ईपी अपॉन ईएस इज नथिंग बट एनपी अपॉन एनएस, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। कि जितना आप पोटेंशियल को, जितना आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाओगे उतना क्या होते जाएगा, जितना आप नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स बढ़ाओगे उतना ईएमएफ प्राइमरी बढ़ते जाएगा, जितना आप सेकेंडरी टर्न्स को बढ़ाओगे उतना आपका सेकेंडरी बढ़ते जाएगा। बोथ विल गोना इंक्रीज, है ना? दोनों के दोनों साथ में बढ़ना शुरू होंगे, दोनों साथ में बढ़ते रहेंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं आइडियल कंडीशन मानता हूं। आइडियल कंडीशन का मतलब क्या? मैं बोलता हूं कि भैया यहां पर जो इनपुट पावर था वही आपका क्या है, आउटपुट पावर, क्योंकि मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स एंड नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स आर इक्वल। मैं फिलहाल स्टेप अप और स्टेप डाउन के बारे में बात नहीं कर रहा। What I'm saying is the number of primary turns and number of secondary turns are equal. अच्छा सर, power in, that is P in is equals to P out, समझ में आया सर? बट सर पावर का फॉर्मूला तो होता है वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, है ना? मतलब मैं क्या लिखूंगा, EP इंटू आई पी इज इक्वल्स टू ES इंटू IS। हाँ सर, EP इंटू आई पी मतलब वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट इक्वल्स टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। ठीक है, बढ़िया सर। तो फिर यहां से हम लोग लिख सकते थे ना इसको, EP अपॉन ES इज नथिंग बट IS ओवर IP। देख लो एक बार, इक्वेशन नंबर 2। तो EP अपॉन ES इज नथिंग बट IS अपॉन IP। हाँ सर, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। फिर यदि मैं दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करूं from 1 and from 2, I can write EP upon ES is nothing but NP upon NS is equals to IS over IP. That is what we call as transformation
रेशो, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, विच विल हेल्प अस टू सॉल्व एनी अमाउंट ऑफ क्वेश्चन, एनी गिवन क्वेश्चन ऑन ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर का जो रेशो है डिपेंड करता है प्राइमरी ईएमएफ, सेकेंडरी ईएमएफ, प्राइमरी टर्न्स, सेकेंडरी टर्न्स, साथ ही साथ प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट के ऊपर। एक बार स्क्रीन पॉज करो और देखो, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो कंडीशन मानी है वो कंडीशन कौन सी हमारी, इट इज परफेक्ट आइडियल कंडीशन दैट वी आर अज्यूमिंग हियर, दैट बिकॉज ऑफ दिस आइडियल कंडीशन द इंड्यूस्ड वोल्टेज एंड द इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट इज गोना बी द सेम, and if the induced current and induced voltage is going to be the same, we can simply say that the transformation ratio is EP upon ES is equals to NP by NS is equals to IS by IP। यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अच्छा, बट सर एक बात और भी हमको दिमाग में क्लिक हो रही थी कि सर आपने जो कंडीशन मानी है ये वाली, ये कंडीशन क्या कहती है कि इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर। ऐसा कहीं पर होता है क्या कि मैं तुमको 10 घंटे पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में 10 घंटे जो मैंने पढ़ाया वो पूरा का पूरा दिमाग में बैठ गया? ऐसा तो नहीं होगा ना, किसी के दिमाग में 20% गया होगा, किसी के दिमाग में 40% गया होगा पहली बार में। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जब तुम लोग पढ़ोगे, फिर से वीडियो को देखोगे तो तुमको समझ में आएगा, बट पहली बार में मान लो 20% गया, दूसरी बार में मान लो 40% गया, तीसरी बार में मान लो 7% गया। तो इन ईच एंड एवरी केस द परसेंटेज इज बीन चेंजिंग। अब परसेंटेज चेंज हो रहा है, प्राइमरी करंट चेंज हो रहा है, सेकेंडरी करंट चेंज हो रहा है। तो एक बात बताओ सर कि यदि प्राइमरी पावर और सेकेंडरी पावर या फिर इनपुट पावर और सेकेंडरी पावर और आउटपुट पावर सेम है तो ऐसा डिवाइस एक्चुअल में बनता है क्या? तो नहीं, एक्चुअल में इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू मेक एनी ऑफ द डिवाइसेस विच इज़ बिन हैविंग नो पावर लॉस। हर एक डिवाइस में, किसी भी प्रकार का कोई भी डिवाइस हो, हर एक डिवाइस के अंदर पावर लॉस होता ही है। बिना पावर लॉस के कोई भी सर्किट, कोई भी इक्विपमेंट नहीं बनते। इट हैज़ नॉट बिन पॉसिबल फॉर एनी ऑफ अस टू मेक सच थिंग विच हैज़ नो काइंड ऑफ पावर लॉस। पावर लॉस ना बिना होता ही नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर कुछ बेसिक पावर लॉस होते हैं। वी कैन टॉक अबाउट लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। पहला होता है एडी करंट लॉस और दूसरा होता है कॉपर लॉस। एडी करंट लॉस, कॉपर लॉस मतलब क्या हो रहा है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं पर वोल्टेज की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और लॉस तो होना ही है। ये कंडीशन कभी भी वैलिड नहीं है। हम लोग जो कंडीशंस पढ़ रहे हैं वो कौन सी कंडीशंस है? आइडियल कंडीशंस, कि उसके अंदर इनपुट पावर और आपका आउटपुट पावर सेम होगा। बट सर्टनली इट इज नॉट द कंडीशन दैट ऑल द टाइम द इनपुट करंट एंड आउटपुट पावर और इनपुट पावर वुड बी सेम। ऐसा कभी होता नहीं है। तो अब ये एडी करंट लॉसेस क्या है? एडी करंट लॉसेस सिंपली सेड दैट कि जब वो ट्रांसफॉर्मर के ऊपर ऐसे आप लोगों ने जब कॉइल्स को वाइंड कर दिया, यहां से करंट फ्लो हो रहा था और यहां से करंट बाहर निकल रहा था, तो जो ये कोर मटेरियल है, इस कोर मटेरियल के अंदर क्या हुआ? देयर वाज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड गेट इंड्यूस्ड, एंड इफ मैग्नेटिक फील्ड गेट इंड्यूस्ड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। सो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? करंट एक और ऐसा प्रोड्यूस होगा जो उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने प्रोड्यूस किया है। तो इसके अंदर भी एक करंट इंड्यूस होगा यहाँ पर अंदर के लूप में, अंदर के कोर में। तो कोर में जो करंट इंड्यूस होगा वो करंट आपके ओरिजिनल करंट को अपोज करेगा, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एडी करंट लॉस। इट इज सपोज टू बी इन फॉर्म ऑफ अ क्लोज्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ऐसे ऐसे फ्लो होते जाएगा। समझ में आया क्या होता है? इट इज द लॉस बिकॉज ऑफ द करंट डेवलप्ड इनसाइड द कोर, और ये पूरा का पूरा कहां पर होगा? इट इज इनसाइड द कोर। ओके, सेकेंड लॉस इज व्हाट वी कॉल एज कॉपर लॉस। कॉपर लॉस का मतलब क्या था कि ऐसा लॉस जो कॉपर वाइंडिंग्स में होगा। जब आप सर्किट को वाइंड करोगे, जब आप उसको कोर के साथ में बांधोगे, तब क्या होगा? उसके अंदर लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? बिकॉज हमको पता था कि R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। आप लेंथ जितनी बढ़ाते जाओगे, जितना नंबर ऑफ टर्न्स को आप बढ़ाओगे, उतना मेरा रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, और जितना मेरा रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ते जाएगी, या फिर अब जो हम लोग वायर बांधते हैं ना, वायर बहुत पतला बांधते हैं, बहुत पतला बांधते हैं, मतलब उसका एरिया क्या होती जाएगा? बहुत कम। तो मेरा रेजिस्टेंस क्या हो गया? और बढ़ गया। जितना मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना मेरे लिए वोल्टेज ड्रॉप है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। यदि मेरा वोल्टेज ड्रॉप बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो मेरे लिए क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ लॉस हो रहा है इन द कॉपर वाइंडिंग्स, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज कॉपर लॉस। सो हियर वी कंक्लूड दैट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा हो गया। आज का लेक्चर थोड़ा शॉर्ट बना होगा बिकॉज हमारे पास टॉपिक डिस्कशन के लिए नहीं बचे हैं।
सो वी हैव कंप्लीटेड अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम लोगों ने स्टार्ट किया था लेंज लॉ, फैराडेज लॉ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंड्यूस करंट, मैग्नेटो इंड्यूस करंट, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन एंड द लास्ट इज योर ट्रांसफार्मर। तो आज हमारा EMI खत्म हो चुका है। इसका ही अगला भाई होगा विच इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिंग करंट एंड दैट वी गोना बिगिन ऑन मंडे। बट व्हाट आई वांटेड टू डू इज आई वांटेड टू सॉल्व द नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिफोर हैंड you begin your alternating current. You have a day tomorrow, so before coming on the next day or Monday, before that you try to solve the questions of EMI पहले ही सॉल्व कर लो। जितने आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू रखोगे, जितने क्वेश्चंस आपके बढ़ते जाएंगे, उतना आपके लिए और मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं।